हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का एमसीक्यू क्वेश्चन 160 करीब देखेंगे, जो इस वर्ष के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे काफ़ी प्रश्न आपका मिलने का चांस रहेगा। यानी कि आपका इसी पीडीएफ से 35 यानी कि 40 नंबर का कुल पूछेगा तो 35 याद रखिएगा, 35 प्लस बढ़ने का चांस रहेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि इसमें आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ अदर भी क्वेश्चन समझाने का काम करूँगा, इसलिए आप इसको ज़रूर देखिएगा। और अगर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग इस वीडियो को देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। किसने कहा था? तो इसको कहा था ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ये कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। तो याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पे जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? तो नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन संहिता के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि याद रखिएगा कि 1804 ईस्वी में जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का गद्दी पर बैठा तो उन्होंने क्या किया? फ्रांस के लिए एक नया कानून बनाया और इन्हीं कानून के संग्रह को नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। तो एक प्रश्न और निकलेगा, पूछेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के गद्दी पर कब बैठा? 1804 में। आगे देखते हैं, बाबा रामचंद्र कौन थे? तो याद रखिएगा, स्वतंत्र सेनानी थे, यानी स्वतंत्र सेना थे या सेनानी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा 5 अप्रैल 1931। थोड़ा डेट यहाँ मेंशन है, लेकिन यही याद रखना है आपको, 5 अप्रैल 1931। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया? तो इसको लिया गया आनंद मठ से। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? तो याद रखिएगा 1944 में। और एक प्रश्न और इससे पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन को जुड़वां संतान क्यों कहते हैं? क्योंकि याद रखिएगा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF कहते हैं, और विश्व बैंक, ये दोनों का स्थापना हुआ था। तो ये आपको याद रखना, ये बात पूछेगा आपको कि इंटरनेशनल मनी फंड और विश्व बैंक किस सम्मेलन में बना था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। तो चलिए इसको आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं, किस उद्योग ये यहाँ पे स्पिनिंग जेनी मशीन होगा, यहाँ गलत लिखा गया, थोड़ा देख लीजिएगा, स्पिनिंग जेनी मशीन। तो किस उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, सूती कपड़ा उद्योग, ये वाला इसका आंसर होगा। अब थोड़ा सा एक बात और ध्यान देना है कि पूछेगा आपको स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा जेम्स हारग्रीव्ज। याद रखिएगा, जेम्स हारग्रीव्ज। स्पिनिंग जेनी मशीन को कौन बनाया था? जेम्स हारग्रीव्ज ने बनाया था। इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी? तो इसको भाषा रातों रात बदलने वाला जो था अखबार था अमृत बाजार पत्रिका, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, होशे मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो होशे मेला का आयोजन जो होता है त्रिनिदाद में, याद रखिएगा ये वाला, त्रिनिदाद में। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? तो कैनाल कॉलोनी जो अंग्रेजों के समय में बनाया गया था, यानी पंजाब में। अगला प्रश्न देखिए, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1948 में बना, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो याद रखिएगा, वो ब्रुसेल्स में,
ब्रुसेल्स जो किसका राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है। पूछ देगा आपको बेल्जियम की राजधानी कहाँ था, ब्रुसेल्स, याद रखिएगा बेल्जियम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार का शासन है, तो वहाँ का जो शासन है वो अध्यक्षात्मक शासन है, ये वाला याद रखिएगा। थोड़ा सा समझा देते हैं, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, ये वाला। अगला देखते हैं, पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए 73वें संविधान संशोधन, तो 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर याद रखिएगा 1992। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक भेदभाव किसने यहाँ किसके होगा, किसके कारण उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा जाति के कारण भी होता है, धर्म के कारण भी होता है, भाषा के कारण भी होता है, यानी कि ये तीनों के कारण सामाजिक भेदभाव होता है, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, जी ये सही है। दूसरा, राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी सही है। राजनीतिक दल सरकार की नीतियों कार्यक्रमों को जनता की समझ रखते हैं, जी रखता है। जो चुनाव में हारता है जो राजनीतिक दल वो रखता है। और ऑप्शन डी जो है, राजनीतिक दल केवल अपने हितों के ख्याल रखता है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत है। आगे हम लोग देखते हैं, फेडेकोर का संबंध क्या है, तो फेडेकोर का संबंध जो है, इसमें से फेडेकोर का संबंध जो है पानी के निजीकरण का आंदोलन, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है, तो इसका सही आंसर होगा शुमशेर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुआ, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो हुआ 1973 को आरंभ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन जल दुर्लभता का कारण, जल दुर्लभता का मतलब होता है जल का कमी, तो यहाँ पे पहला दिया असमान वितरण। असमान वितरण का मतलब होता है कहीं ज़्यादा कहीं कम। तीव्र औद्योगिकरण, अधिक जनसंख्या, तो जी ये तीनों के कारण जल दुर्लभता होता है, तीनों के कारण जल दुर्लभता होता है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है, पेय का मतलब क्या होता है पीने वाला, तो पेय फसल में किसको रखेंगे, चाय को रखेंगे, चाय या कॉफ़ी, कॉफ़ी का ऑप्शन है नहीं इसलिए इसका सही आंसर होगा चाय। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोरतम पदार्थ जो है वो हीरा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का नाम क्या है, तो टिस्को। टिस्को का मतलब क्या था, टाटा आयरन स्टील कंपनी। अगला देखते हैं, भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्र में बांटा गया है, तो भारतीय रेल परिवहन को 17 जोन में बांटा गया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 16 दिया है, तो याद रखिएगा अगर कहीं पे रहे ऑप्शन में 17 तो 17 ही मारिएगा, नहीं तो 16 मारिएगा। 17 जोन में बांटा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले रेखा को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज। अगला प्रश्न देखते हैं, कपास के फसल को कितने पल्लाहरित दिनों की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा 210 दिनों की। पल्लाहरित का मतलब होता है कि मौसम फ्रेश ना हो, जपा हुआ। अगला प्रश्न है कि लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होता है, तो लोगों के लिए विकास का अर्थ क्या होता है, समान होता है, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी देश का कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने से क्या प्राप्त होता है, तो कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो इसी को बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय और औसत आय, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये और बी दोनों होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि डायरी खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आता है, तो याद रखिएगा कि कृषि डायरी ये सब आता है प्राथमिक। द्वितीयक में क्या आएगा, तो द्वितीयक में मैन्युफैक्चरिंग यानी बदलने वाला काम, जैसे मान लीजिए कि गेहूं से आटा जब बनेगा तो दूसरा क्षेत्र का काम है, धान से चावल बनेगा तो दूसरा क्षेत्र का काम है। प्राथमिक जो है कच्चा पदार्थ प्रदान करता है, जैसे कृषि क्या है, तो कृषि तैयार नहीं है इसलिए वो प्राथमिक में आएगा। डेयरी क्या है, तो वो भी तैयार नहीं, खेती सब किस में आएगा, प्राथमिक में आएगा। आगे देखते हैं, तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ये तीनों में से पूछ सकता है आपको,
तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या आएगा, परिवहन आएगा, व्यापार आएगा, बैंकिंग आएगा, तो याद रखिएगा सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करता है? तो ऋण के लिए भी करता है और मुद्रा के लिए भी करता है, इसका दोनों ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, विनिमय का माध्यम किसे कहते हैं? तो विनिमय का माध्यम मुद्रा को, यानी पैसा देते हैं तो वस्तु लेते हैं, तो विनिमय का माध्यम मुद्रा को कहते हैं। अगला देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1995, लेकिन यहाँ दिया नहीं है, इसलिए आप याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 1995। चलिए, यही आपका सही आंसर है, इसको देख लीजिएगा, यही आपका सही आंसर है। आगे देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा जेनेवा। अगला देखते हैं, उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ? तो उपभोक्ता आंदोलन का जो उदय हुआ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1960 में, ये वाला याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसको कोपरा कहते हैं, कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर है 24 दिसंबर 1986 को। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए किस में आरक्षित सीट है? तो महिलाओं के लिए आरक्षित सीट जो है पंचायती राज में है, ये वाला याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो पुरुष और महिला के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर फिलहाल हमको भी मालूम नहीं है, अगर आपके पास होगा तो जवाब दीजिएगा कमेंट में। अगला प्रश्न देखते हैं, 39, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेषक सिद्धांत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सामग्र मानवतावाद। अगला प्रश्न देखते हैं, लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना, सत्ता प्राप्त करना होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो चुनाव कौन लड़ता है? चुनाव लड़ने का काम होता है राजनीतिक दल का। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है और इधर वाला जो प्रश्न है सारा सब्जेक्टिव है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको करना है। कल्पना दर्श किसको बोलते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसमें फ़िलहाल बताएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर भी याद रखिएगा। कल्पना दर्श क्या है? एक ऐसे समाज का कल्पना करना जो इतना आदर्श हो कि उसका साकार होना लगभग क्या होता है? असंभव होता है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि इसमें फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव ही करवाऊँगा। सब्जेक्टिव देख लीजिए आप क्वेश्चन, इसको करने का प्रयास कीजिएगा। सत्याग्रह का विचार से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो राजनीतिक दल का नाम बनाना है, किन्हीं दो गैर परंपरागत, ये सब अपना कर लीजिएगा। और नहीं तो इसके लिए कुछ दिन वेट कीजिए, मैं तुरंत इसका वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो फिलहाल आज ऑब्जेक्टिव ही करेंगे। तो ये पहला सेट का कर लिए, क्वेश्चन देख लीजिए आप, अगर होगा आपके पास आंसर तो इसको ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ ही दिन में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए, अब आ जाते हैं सेट 2 से, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का, तो इसका सही आंसर होगा 1871 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने किया था? तो हिंद स्वराज को लिखने वाला आदमी था महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न देखते हैं, पुनः पैक्ट कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा, पुनः पैक्ट जो था, सारा ऑप्शन एक ही जैसा है, लेकिन देखिए मंथली इसमें चेंज किया है, बाकी सारा सम जो है एक ही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 24 सितंबर 1932, याद रखिएगा, यानी सितंबर 1932 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों प्रभावों का उल्लेख किया है? तो इन सब का किया है, यानी कि व्यापार का भी, पूंजी का भी और श्रम का भी। अगला प्रश्न देखते हैं, जॉबर क्या था? तो जो पुराना कर्मचारी होता था उसको जॉबर कहा जाता था, यानी पुराना, और विश्वस्त कर्मचारी को क्या बोलते हैं? विश्वस्त कर्मचारी को जॉबर कहा जाता था। अगला देखिए, भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा? तो इसका सही आंसर होगा 1854 में बम्बई में, ये वाला याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वुड ब्लॉक छपाई का तकनीकी सबसे पहले चीन में आया, कहाँ आया? चीन में। अगला प्रश्न है, थोड़ा जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और ज़्यादा क्वेश्चन भी करवाना है, देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन लोग किस देश में पारित हुआ? तो कौन लोग क्या था? तो मक्के के व्यापार पर सरकार ने क्या किया था? प्रतिबंध लगा दिया, जिसको कौन लोग कहते हैं यार, ब्रिटेन में हुआ था, ब्रिटेन में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, लौह एवं रक्त की नीति कौन अपनाया था? तो बिस्मार्क ने अपनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे पुराना
सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र में दिखा था? तो कृषि के क्षेत्र में, काफ़ी देशों में फसल नष्ट हो गया था। अगला प्रश्न, श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया? तो याद रखिएगा, श्रीलंका में 2 ही जातियों के बीच हड़प होता है, सिहली और तमिल। तो इसका सही आंसर होगा तमिल। अगला प्रश्न है, किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? तो संघीय शासन व्यवस्था, यानी हमारा देश क्या है? संघीय शासन व्यवस्था। इसमें सत्ता यानी पावर यानी शक्ति का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच होता है। अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता, जिसको बोलते हैं छुआछूत, का निषेध कर दिया गया, यानी रोक लगा दिया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 17, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा, वन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी आदि विषय किस सूची में आता है? तो देखिए, शिक्षा पर देखिए विषय 3 प्रकार का होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में किसको शामिल किया जाता है? जो केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगा। राज्य सूची में जो किसको शामिल करेंगे? जिसमें केवल राज्य सरकार सूची बनाएगा। और समवर्ती सूची में किसको शामिल करेंगे? जिसमें दोनों कोई मिलकर बनाता है। तो आप जानते हैं वन, शिक्षा, ये सब मिलकर दोनों बना सकता है, इसलिए इसको क्या किस में रखेंगे? समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा बचाओ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा बांध बनाने से रोकना। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885। और एक प्रश्न और याद रखिएगा, इसमें किसने किया? तो याद रखिएगा, ये ओ ह्यूम किया, यानी एलन ऑक्टियन ह्यूम किया। ये याद रखिए, पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया? ये वो ह्यूम किया। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक आंदोलन कब हुआ? नागरिक आंदोलन कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1968 में, ये वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो पंचायतों में 33%। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? तो अच्छी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक माना जाता है, यानी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को माना जाता है। अगला, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाया जाता है? तो काली मृदा जो है गुजरात में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो यहाँ पे केवल गुजरात का ऑप्शन है, इसलिए इसका सही आंसर होगा गुजरात। लेकिन एक प्रश्न और पूछेगा कि काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? कपास। कपास सबसे ज़्यादा काली मृदा में उपजता है। अगला देखते हैं, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध गुजरात की किस नदी पर बांधा गया? तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी पे। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो रेशम को कहा जाता है, रेशम। अगला प्रश्न है, झारखंड में कोडरमा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड में जो कोडरमा जो है अबरख के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि अबरख। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है? तो स्टील जो करवाती है सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध, वो टिस्को यानी टाटा आयरन स्टील कंपनी, जो जमशेदपुर में है। अगला प्रश्न, भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई। तो इसका आंसर समझिएगा, समुद्री तट की कुल लंबाई का मतलब क्या हो? जैसे मान लेते हैं, ये आप जानते हैं कि ये भारत का दक्षिण वाला हिस्सा है। चलिए मान लेते हैं ये वाला ऐसे करके इसको ऐसे बना दिए। चलिए, तो जानते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है, ये पानी में डूबा हुआ है, यानी कि ये समुद्री तट है, डूबा हुआ नहीं है, यानी कि इसके किनारे किनारे पानी है, ये वाला में पानी है। तो वही पूछा समुद्री तट की लंबाई। तो समुद्री तट कहाँ से शुरू होगा? समुद्री तट कहाँ शुरू होगा? यहाँ से यहाँ तक। इसका टोटल लंबाई कितना है? इसका टोटल लंबाई जो है 7516 किलोमीटर। कितना है? 7516 किलोमीटर। और अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि स्थलीय, ये तो जलीय है, जल में डूबा था तो ये जलीय है, लेकिन अगर मान लेते हैं स्थलीय, यानी कि ऊपर वाला ये क्या है? ये क्या है? ये स्थल है। ये इधर क्या है? इधर स्थल यानी ज़मीन है, यानी पानी इधर नहीं है। तो स्थलीय सीमा का लंबाई अगर पूछ दे तो स्थलीय सीमा का शुरुआत कहाँ से हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि स्थलीय सीमा जो है यहीं से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा। इसका टोटल लंबाई जो है 15,200, याद रखिएगा 15,200। यानी कि समझ लीजिए कि अगर पूछे जलीय सीमा यानी तटीय, तो तटीय सीमा का 7516, और अगर आपसे पूछ दे कि स्थलीय सीमा तो 15,200। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा है? भारत के समुद्री तट की कुल लंबाई, तट पूछा है, तो इसका कितना होगा? 7516 होगा। आगे देखते हैं,
भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? तो इसका सही आंसर होगा 1853, लेकिन ये 1800 नहीं 1900 कर दिया। इसको देख लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1853, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मुंबई से थाने के बीच चला था। निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? परंपरागत का मतलब क्या होता है? जो खत्म होगा, जो खत्म होगा। तो परंपरागत में कौन इसमें खत्म होगा? सूर्य तो कभी खत्म नहीं होगा, सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, तो कोयला खत्म होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोयला। गैर परंपरागत ऊर्जा पूछे तो ये सब है जो खत्म नहीं होगा। अगला प्रश्न है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ब्राज़ील, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में। अगला प्रश्न देखते हैं, औसत आय को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका याद रखिएगा, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाला है। सेवा क्षेत्र में किस प्रकार की गतिविधियाँ आता है? तो सेवा क्षेत्र में हमने बताया जो सेवा देने काम करेगा, सेवा देने काम परिवहन करता है, संचार करता है, बैंकिंग करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जीवन बीमा की गतिविधियाँ किस में है? तो जीवन बीमा की गतिविधियाँ जो है वो किससे जुड़ा है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। आगे देखते हैं, वर्तमान में कागज़ के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? तो कागज़ का पैसा के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ रहा है? डिजिटल मनी, डिजिटल मनी। धन का आधुनिक रूप क्या है, यानी कि अभी वाला? तो धन का आधुनिक रूप जो इनमें से सभी है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां का क्या आकर्षित करती है? सस्ता श्रम, उत्पादन के लिए माल, ये दोनों करता है, दोनों करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत क्या आएगा? डाक सेवाएँ। क्या आएगा? डाक। अगला देखते हैं, सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 2005 में। अगला प्रश्न देखते हैं, RBI के अनुसार बैंकों को अपने पास कुल कितना? तो 15%, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, अगर होगा आंसर तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका वीडियो जरूर बना कर डाल देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, निरंकुशवाद किसको बोलते हैं? जब कोई सरकार पे हम कोई अंकुश नहीं लगा सकते तो उसको निरंकुशवाद कहते हैं, यानी ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ना हो। अगला देखते हैं, तो फिलहाल ये क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम इसका वीडियो अपलोड कर देंगे। बड़ा है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस कारण से मैं सारा MCQ करवा रहा हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं तीसरा सेट का MCQ। पहला प्रश्न दिया है, ये कर लीजिएगा, इस वर्ष के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, वियना कांग्रेस की मेज़बानी किसने की थी? तो वियना कांग्रेस की मेज़बानी जूसेप्पे मेज़नी ने किया था। इसका जन्म कब हुआ था? जेनेवा में हुआ था, याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। और इस पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, अम्बेडकर और गांधी के बीच में, अम्बेडकर जी और गांधी के बीच में। आगे देखते हैं, अफ्रीका में रीडर पेस्ट नामक बीमारी कब फैला? तो याद रखिएगा 1890 के दशक में मवेशियों में फैला था। कैसन बीमारी था? मवेशियों में। पूछेगा रीडर पेस्ट किस देश में फैला था? अफ्रीका में। यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो इसका सही आंसर होगा स्पेन। फिलहाल इसमें स्पेन है नहीं, तो याद रखिएगा इसको, ये हाँ इटली याद रखिएगा, लेकिन इसका सही आंसर होगा स्पेन, लिख देते हैं यहाँ पे स्पेन। आगे देखते हैं, वृहद उत्पादन की नीति अपनाया किसने? तो अमेरिका का एक बिजनेसमैन था, व्यापारी था, हेनरी फोर्ड ने, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? तो विक्टर एमैनुअल, ये देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस में पुनः किस वंश? तो बुर्बो वंश, बुर्बो वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र, तो इसका सही आंसर होगा 1832 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत ने गिरमिटिया मजदूरों की व्यवस्था यानी श्रमिकों की व्यवस्था कब समाप्त की थी? तो इसका सही आंसर होगा 1922 में। अगला प्रश्न, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण था? तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंचाई हुआ था, यानी अति सिंचाई। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत कितने प्रतिशत वन क्षेत्र से वंचित है? तो याद रखिएगा 33%।
अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध कहाँ पर बंदी है? तो इसका सही आंसर होगा महानदी पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राचीन जल संग्रहक तकनीकी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा गोल या कुल। पहले ज़माने में छत पर वर्षा राजस्थान में जमा करता था। बहुउद्देशीय परियोजना भी था। जोहद या खादिल भी था, जिसको खादिम कहते हैं, यानी गोल या कुल नहीं था। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वह प्राकृतिक समरूप तक जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको पदार्थ कहते हैं। आगे देखते हैं, वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना अच्छा माल तैयार करते हैं उसको क्या कहते हैं? आधारित उद्योग। जो कच्चा माल तैयार करेगा उसको आधारित। अगला देखते हैं, दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह, यानी चेन्नई पत्तन मने बंदरगाह। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम में संविधान संशोधन कितने बार हुआ? 4 बार। कितने बार? 4 बार। अगला देखते हैं, सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या कहते हैं? क्षैतिज वितरण किसके बीच होता है? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच। राज्य पुनर्गठन आयोग के रिपोर्ट कब लागू हुआ था? तो इसका रिपोर्ट जो लागू हुआ था, याद रखिएगा, 1956 में। लेकिन पूछेगा राज्य पुनर्गठन कब बना था? तो 1953, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का दर्जा देने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था। सबसे पहले भाषा के आधार पर कौन राज्य बना था? आंध्र प्रदेश, यानी यूपी। याद रखिएगा शॉर्ट में, आंध्र प्रदेश। भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग। कौन देता है? चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है, ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दल से मिलकर बनती है उसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार। क्या बोलते हैं? गठबंधन की सरकार। अगला प्रश्न है, कौन सा तारीख किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार लाने के लिए बेहतर है? तो फिलहाल ये क्वेश्चन का ऑप्शन भी हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है। इसका अगर आंसर होगा तो आप दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, बोल्बिया के जल युद्ध किसके खिलाफ था? तो पानी के निजीकरण का। उसको छोड़ दीजिएगा, नहीं याद होता हो तो आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतांत्रिक सरकार होती है तो जिम्मेदार भी होती है, उत्तरदायी भी होती है, वैध सरकार भी होती है, इनमें से सभी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या 22 है और भाषा को किस अनुसूची में रखा गया? तो हमने अभी बताया था आपको 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची। अगला देखते हैं, नेपाल में सन 2006 में अप्रैल माह में आंदोलन क्या कारण था? तो लोकतांत्रिक स्थापित करने का। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर, एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो बेहतर मजदूरी, अधिक बिजली, ये सब होना चाहिए, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित होता है? तो प्रति व्यक्ति आय, लोगों की स्वच्छता, औसत साक्षरता, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, प्राकृतिक उत्पादों के विनिमय के माध्यम से उपयोग वस्तु में बदलना किस क्षेत्र में? बदलने का काम अभी बताए थे शुरू में कि प्राथमिक कच्चा माल तैयार करेगा। कच्चा माल किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा, प्राथमिक पहले समझा देते हैं आपको, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। प्राथमिक कच्चा माल तैयार करेगा, जो तैयार नहीं होता उसको कच्चा माल कहते हैं। जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये प्राथमिक में आता है। द्वितीय का काम है वस्तुओं को तैयार करना, जैसे धान से चावल बनेगा, गेहूँ से आटा बनेगा, गन्ना से चीनी बनेगा। और तृतीय का काम है सेवा देना। तो यहाँ बदलने का काम, देखिए पूछा है बदलने का काम किसका है? तो अभी हमने आपको बताया ये द्वितीय का है। अगला देखते हैं, जीडीपी का मतलब क्या आता है? तो जीडीपी इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न, मृदा नहीं है, मुद्रा होगा, याद रखिएगा, मुद्रा कर देते हैं। चलिए इसको मिटा के समझ आइएगा, ये मुद्रा है, मृदा नहीं है। ये क्या है? ये आपका मुद्रा है, यहाँ लिख देते हैं मुद्रा। चलिए आगे देखते हैं, मुद्रा का क्या काम है? देखिए यहाँ लिखा लेते हैं विनिमय, भुगतान माध्यम, तो इस विनिमय से सभी होगा, देख लीजिएगा, मूल्य मापक भी। चलिए, आय और व्यय के, आय, इनकम और खर्चा का अंतर को क्या कहते हैं? बचत। यानी कि पैसा कमाइएगा तो आय, और खर्चा मतलब खर्चा कीजिएगा तो उपभोग,
तो जो बचेगा उसको क्या कहेंगे, बचत कहेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के क्या कार्य है, तो इनमें से सभी कार्य। अगला प्रश्न है, शब्द खरीदते समय हमें कौन सा निशाना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा ISO। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण से देशों के बीच की तीव्रता गति होती है, तो ये सब होता है, ये सब होता है। तो फिलहाल इतना ही आज का वीडियो में। क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आपको क्या करना है, कौन लॉ क्या है, इसे क्यों समाप्त किया गया, ये देख लीजिएगा। ब्रिटेन के महिला कामगारों ने स्पेनिश एनिमेशन पर काहे हमला की, क्यों हमला की, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं उद्योग में काम किया करती थी, लेकिन जब मशीन आ गया तो उद्योग का मालिक जो कई महिलाओं को उद्योग से निकाल दिए, क्योंकि मशीन आ गया तो महिला का क्या काम है। इस कारण से बहुत सारी महिला बेरोजगार हो गई। अंत में वो लोग क्या किए, मशीन का तोड़फोड़ की। तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आराम से क्वेश्चन, इतना तक कर लीजिएगा। एक सेट इसमें शायद और है, देख लीजिएगा, इसमें एक सेट और बचा हुआ है, इसको हम अगला वीडियो में करवा देंगे। काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए आराम से। अगर आपके पास आंसर होगा तो इसको आराम से कर लीजिएगा, नहीं तो हम तुरंत करवा देंगे। देख लीजिए, चलिए इतना क्वेश्चन हो गया। ये बड़ा वाला भी है, इतना आपको क्वेश्चन करना है। इतना अगर कर लिए तो आपका एग्ज़ाम इस वर्ष आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।